इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। भोपाल में किस तरीके से साम्राज्य फैला है और शारिक मछली पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भोपाल में जिसका कभी सिक्का चलता था, आज उनका घर मलबे में तब्दील हो गया है। मछली के कारोबार के चलते नाम पड़ा मछली परिवार, लेकिन मछली के कारोबार की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार। इनके काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आया तो लोग हैरान रह गए। भोपाल में मछली परिवार की करोड़ों रुपए की कोठी को जमींदोज कर दिया गया है और मछली परिवार पर ड्रग्स तस्करी, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन मछली के धंधे से कैसे ये परिवार अवैध कारोबार की तरफ पहुंचा, कैसे 5 दशक तक मछली परिवार ने अरबों की संपत्ति जमा की है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। भोपाल के कोकता नगर इलाके में सुबह से गहमा गहमी नजर आ रही थी, क्योंकि मछली परिवार की कोठी पर बुलडोजर एक्शन होने वाला था। 11 बजे के करीब प्रशासन ने मछली परिवार की 3 मंजिला आलीशान कोठी पर एक्शन शुरू किया। देखते ही देखते कोठी के आगे का हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी, लड़कियों के शोषण और हथियार तस्करी के आरोपों से जुड़े मछली परिवार के अवैध ठिकानों को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। ये 6वां ठिकाना है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये 3 मंजिला आलीशान इमारत आप देखिए, जिसके 2 हिस्से को 2 मंजिले इमारत को लगभग गिरा दिया गया। करीब 3 से 4 बुलडोजर जो हैं वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। करोड़ों की अकूत संपत्ति मछली परिवार ने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके खड़ा किया था। इसके पहले एक मदरसा, फार्म हाउस और रिसोर्ट को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया था, लेकिन ये मकान खाली रह गया था और ये 3 मंजिला मकान वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस बंगले का डर कभी इलाके के लोगों में था, वो देखते ही देखते 5.5 घंटे में मलबे का ढेर बन गया। आरोप है कि मछली परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहाँ घर बनाया था। मछली परिवार के घर को यहाँ जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, घर जो है वो पूरा जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर 5 से 6 पोकलेन मशीनों की मदद से इस पूरे जगह को, इस पूरे घर को जमींदोज किया जा रहा था, जिसको अब जमींदोज कर दिया गया है। और अब यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो घर था, करीब ये 25 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसे अब यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये कार्रवाई करीब सुबह 11 बजे से चल रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है और ऐसे में यहाँ पर ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कार्रवाई के बाद आसपास के लोगों ने वहां हंगामा कर दिया और पुलिस पर आरोप लगाए। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस के बीच में और कुछ महिलाओं के बीच में कहासुनी जरूर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि कार्रवाई जो है ये गलत हो रही है और इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। क्या है छोड़ गया मैम, इसलिए ये दिक्कत है कि लोगों ने सबके लिए अच्छा किया है। इतना गलत नहीं जितना गलत प्रूफ किया जा रहा है। सबकी मदद कर रहे हैं और आप पुलिस भी हमें धमका रही है कि हमारे भी घर मछली परिवार के बंगले पर कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले प्रशासन ने 150 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी जमींदोज की थी। जिस बंगले को प्रशासन ने जमींदोज किया है उसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ही लगभग पूरा स्ट्रक्चर जमीन में आ गया है। सुबह 11 बजे से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और कुछ विरोध भी शुरू में हुआ था, कुछ एडवोकेट्स द्वारा या इनके हितबद्ध लोगों के द्वारा सभी को समझा दे के रवाना किया। कार्रवाई लगातार चली। अभी लगभग 3-3.5 घंटे में ये कंप्लीट हो गया है। इधर मछली परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट का रुख किया। दिनांक 6/8/2025 का इसमें हाईकोर्ट ने स्पेसिफाई, विशाल मिश्रा की बेंच थी, वहाँ स्पेसिफाई हाईकोर्ट ने मेंशन किया है
कि आपकी प्रॉपर्टी कोई भी अथॉरिटी तोड़ नहीं सकती है। उसको तोड़ने का रीज़न देना पड़ेगा, उसको 15 दिन का समय देना पड़ेगा आपको नोटिस देकर, और हमारा पक्ष रखना होगा। जब हमको नोटिस नहीं मिला, उसके बाद जब पिछले बार इनने कार्रवाई करी थी, तब भी हम वहाँ SDM DM के यहाँ गए थे, वहाँ पक्ष रखने की कोशिश करी थी। क्योंकि इनने हमको नोटिस नहीं दिया, इनने कार्रवाई मनमाने ढंग से कर रहे हैं, हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अगेंस्ट, इनकी कार्रवाई के अगेंस्ट हम हाईकोर्ट जा चुके हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई लगा रहे हैं, मेंशन में फाइल कर दिया हमने। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रशासन ने वैध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है। लीगली हमने कार्रवाई की, क्योंकि जब हाईकोर्ट तक यासीन मछली का परिवार पहुंचा था, उनका ये कहना था कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। ये प्रशासन की तरफ से सभी कागज़ों और सारे नियमों को फॉलो करते हुए ये कार्रवाई की गई है, और पर्याप्त यहाँ पे पुलिस मौजूद थी ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से रहे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वाले मछली परिवार ने 55 सालों में भोपाल में अपना साम्राज्य फैलाया। 1970 में शरीफ अहमद ने मछली का कारोबार शुरू किया। हथाई खेड़ा डैम में मछली पालन का ठेका मिला। 1980 में मछली परिवार ने नेताओं से मेलजोल बढ़ाया, पत्थर खदानों से अवैध खनन शुरू किया। 2000 में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाई। नवदुर्गा गणेश उत्सव में चंदा देने लगे। 2005 में रायसेन रोड हथाई खेड़ा में जमीनें खरीदी। जमीनों पर इंजीनियरिंग फार्मेसी कॉलेज बनाए। 2011 में जमीनें खरीदकर कॉलोनी काटने लगे। खनन ट्रांसपोर्ट के कारोबार को आगे बढ़ाया। 2015 में मछली परिवार के सदस्य ड्रग तस्करी से जुड़े। कॉलेज पार्टियों में ड्रग सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन एक दिन मछली परिवार के काले कारोबार का भंडा फूट गया और उनके काले कारनामों का हश्र अब जनता के सामने है। कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप ब्लैकमेलिंग केस में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन मछली पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि फरार शारिक मछली की तलाश जारी है। भोपाल से NDTV के लिए आकाश द्विवेदी और निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के साथ लगे माखन चोर के टैग को मध्य प्रदेश सरकार अब हटाने जा रही है। अब इसे लेकर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग एक नया बड़ा अभियान शुरू करने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अरे वो देखो, कन्हैया हमारा माखन चुरा रहा है। पकड़ो पकड़ो, कहीं वो भाग ना जाए। अरे नहीं नहीं, भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे, बल्कि ये तो कंस की नीतियों के खिलाफ उनका विद्रोह था। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। अब इसे लेकर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग भगवान कृष्ण के नाम के साथ जुड़े माखन चोर के टैग को हटाने के लिए सामाजिक चेतना अभियान चलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में अनेक लीलाएं रचकर भक्तों को मोहित किया, जिसमें माखन चोरी की लीला सबसे अद्भुत थी। लेकिन फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने उन्हें माखन चोर का टैग दे दिया। अब इसे ही बदलने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। मुख्यमंत्री के कहते ही सांस्कृतिक विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी ने बताया कि सरकार इसे लेकर एक अभियान चलाएगी। इसको हमको यूँ समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्स्थापन के लिए, पुनर्अन्वेषण के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। रामवन पदगमन को लेकर लंबे समय से काम चल रहा था, श्री कृष्ण पाथेय को लेकर भी चल रहा है, और इनके अलावा जो भारतीय परंपरा में और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारे विषय हैं, चाहे वो वैदिक
से संबंध हो, कालगणना से संबंध हो, सबके बारे में गंभीर रूप से अन्वेषण और तथ्यात्मक परीक्षण के बाद हम लोग पहल कर रहे हैं। श्री राम तिवारी के मुताबिक सांस्कृतिक विभाग लोगों के बीच जाएगा। माखन चोर टैग को एमपी सरकार हटाएगी। इसके लिए सरकार सामाजिक चेतना का अभियान चलाएगी, प्रसंग का सही तथ्य लोगों के बीच रखेगी। संस्कृति विभाग लोगों को अवगत कराएगा। इसे लेकर धर्म गुरुओं और कथावाचकों से चर्चा की जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि माखन चोरी करना भगवान कृष्ण का कंस की नीतियों के खिलाफ विद्रोह था। अक्सर क्या हो रहा है कि रामचरितमानस घर में मिल जाएगा, हम वाल्मीकि रामायण का जहाँ जिक्र करते हैं एक नहीं मिलेगी, 300 रामायण के जिसमें मैंने उल्लेख किया 300 में किसकियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो हमने एक अपरिचय का संसार बना दिया गया कि हमको उस पर झांकना भी नहीं है और झांकने की जरूरत भी नहीं, सब बकवास है। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो चिंता है, मुख्यमंत्री की जो पहल है वो यही है कि हम अपने परंपराओं के बारे में, अपने जो चरित्र हैं, कालजयी चरित्र हैं, उनके योगदान के बारे में समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप जो आपको समझाया गया उसी पर आप जाएं, पर यह भी तो हो सकता है कि आप तथ्यों का परीक्षण करके जो बहुत सारी मिथ्या धारणा है उसको भी आप उसका पर्दाफाश करें। खास बात यह है कि माखन चोर का टैग हटाने को लेकर संत और महंत ने भी सहमति जाहिर की है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भाव है वो बहुत अच्छा है कि चोर शब्द को उसकी डिग्निटी एक अलग फिक्स कर दी गई है और उनको कहीं सभी को लगता है कि यार मेरे प्रभु को कोई चोर कहे तो मुझे भी दर्द होगा। ये उनका भाव है, ये बहुत अच्छा भाव है। लेकिन मैं ये पूरे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि ये शास्त्रों में भी यार बहुत पहले से वर्णित है, तो इसको धीरे धीरे इसका अल्टरनेट क्या हम ला सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए। फिल्म और टीवी सीरियल्स ने माखन चोर कहकर कान्हा की एक अलग तस्वीर बनाई, जिसे अब मोहन सरकार सही करने में जुट गई है। फिलहाल लोगों के मन से ये टैग हटाने में सरकार कितनी सफल होगी, ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। एनडीटीवी के लिए भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के साथ लगे माखन चोर के टैग को मध्य सरकार हटाने जा रही है। अब इसे लेकर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग एक बड़ा अभियान शुरू करने वाला है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। श्री कृष्ण जी के बारे में बोला जाए तो वो किसी रूप में किसी के सखा हैं, किसी रूप में किसी के बेटे हैं, किसी रूप में कोई उनको भगवान की तरह रूप मानता है। तो श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं। तो श्री कृष्ण का जो माखन चोर वर्ड है वो हम लोग तो बचपन से, जैसा आपसे चर्चा चल रही थी कि वो तो बचपन से हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, तो उनसे एक अवधारणा हमारा एक नटखट पने के तरफ है। तो मेरा मानना है कि ये कोई गलत शब्द नहीं है। चोर बोलना गलत है क्योंकि वो मतलब जो एकदम शाब्दिक अर्थ की तरह उसको नहीं लिया जाना चाहिए। कृष्ण जी जो थे चंचल थे, तो मतलब वो अपनी चंचलता के कारण ये सब काम करते थे। चोरी करना मतलब चोरी, उसको चोरी नहीं बोलना चाहिए, एक शरारत की तरह मतलब वो करते थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चोर बोलना मतलब सही है। लोग जो है इतनी जल्दी बदल नहीं पाएंगे, मतलब इतने सालों से बोलते आ रहे हैं उनको मतलब चोर, और भी वो भी मतलब समझते हैं कि मतलब ये शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाते हैं, मतलब एक तरह से शरारतपूर्ण तौर पे ही उनको जो है चोर कहते हैं। वैसे मतलब इससे जो कुछ जैसे लोगों की आस्था पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। एमपी और छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी को देखते हुए विपक्ष ने छिंदवाड़ा में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि विपक्ष का साथ मिलने के बाद भी अब तक किसानों के लिए खाद्य संकट खत्म नहीं हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लंबी लंबी कतारों में खड़े ये लोग अन्नदाता किसान हैं। इनके खेतों में धान लगकर तैयार है। अब इन्हें जरूरत है अपनी फसलों को खाद देने की, लेकिन प्रशासन अभी तक इन्हें खाद मुहैया नहीं करा पाया। खाद संकट से परेशान ये किसान घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें रीवा के करहिया मंडी की हैं, जहां खाद की कालाबाजारी जोरों पर है, जिसकी वजह से जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। लेकिन प्राइवेट व्यापारियों के पास खाद भरपूर मौजूद है, जो गरीब किसानों की पहुंच से दूर है। ऐसे में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान अपने दर्द को कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं।
3 दिन से आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, लेकिन नंबर ही नहीं लग पा रहा है। भाई खाद नहीं मिलेगी तो फसल कहाँ से पैदा होगी? अब खाद नहीं मिलेगी तो फिर क्या? अब फिर वापस चले जाएंगे, क्या करेंगे? परेशान है। क्या लगता है आपको? आए हैं, नहीं मिलेगी तो लौट आएंगे। कहाँ से आए हैं? सकरवट से। डीएपी की ज्यादा जरूरत है कि यूरिया की? यूरिया अगर नहीं मिली तब अब फसल खराब हो जाएगी, इतना पैदावार नहीं हो पाएगी। सुना आपने, यूरिया के लिए किसान परेशान है। फसल की ग्रोथ के लिए यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन कालाबाजारी की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। हालांकि प्रशासन ने अब प्राइवेट व्यापारियों को खाद वितरण करने का आश्वासन दिया है। किसानों की जो संख्या है इसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो 3 क्षेत्रों में अपने यहाँ खाद उपलब्ध है, निजी क्षेत्र में लगभग 900 मीट्रिक टन की खाद है, तो अभी आज ही राजस्व की टीम और अपनी एग्रीकल्चर की टीम के साथ में प्लान किया गया है कि कल से अगले 3 दिन तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास 5 मीट्रिक टन से अधिक की खाद है, वहां पर सरकारी अमला उपस्थित रहेगा और लोगों को भली प्रकार से क्यू मैनेजमेंट और सही रेट में, जो रेट लिस्ट है उस रेट पर लोगों को यूरिया मिले। ये 3 दिन के लिए विशेष कैंप सभी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ जिनके पास स्टॉक है वहाँ किया जा रहा है। अब आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं जिसमें कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। मंडी में फैली अव्यवस्था को लेकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होता देख मौके पर पहुंचे अधिकारी किसानों को मनाने में जुट गए। वहीं दूसरी तस्वीर भिंड की है, जहां हालात ऐसे हैं कि किसान भूखे प्यासे रात भर खुले आसमान के नीचे वितरण केंद्रों के बाहर डेरा डाले हुए हैं ताकि उनकी बारी जल्दी आए और वो अपना टोकन लेकर खाद पा सके। तीसरी तस्वीर सतना की है, जहां खाद की कालाबाजारी देखने को मिली। यहां की समिति प्रबंधक के घर में खाद का स्टॉक रखा पाया गया, जिसे लेकर उपायुक्त सहकारिता ने समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। और अब चौथी और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की है, जहां तमनार में खाद की 2 दुकानों पर छापेमारी की गई। गड़बड़ी मिलने पर प्रशासन ने दुकान और उसके गोदाम को सील कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी खाद को लेकर हाहाकार मचा है, जिसे देखते हुए प्रशासन जमाखोरी के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी को लेकर तमनार में छापेमारी की गई है। अब जरूरत है तो किसानों को सरकार उचित मूल्य पर जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराए ताकि उनकी फसल अच्छी हो और वो अपने फसल की पैदावार से मुनाफा कमा सके। एनडीटीवी के लिए रीवा, शाजापुर, भिंड, सतना और रायगढ़ से जावेद अंसारी, अजय शर्मा, दिलीप सोनी, ज्ञान शुक्ला और दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विदेश दौरे पर हैं। सीएम के दौरे को राज्य की उद्योग नीति, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए अहम माना जा रहा है, लेकिन इस दौरे को लेकर सियासी घमासान भी मच गया है। बीजेपी इसे बड़े निवेश का रास्ता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस मंत्रियों के पिछले दौरे का हवाला देकर इसे जनता के पैसों की बर्बादी बता रही है। सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में निवेश के मकसद से अपने पहले विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दरअसल प्रदेश सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ को नई उद्योग नीति के जरिए एक ग्लोबल निवेश हब के रूप में प्रेजेंट किया जाए। सीएम विष्णुदेव साय का ये दौरा 21 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान वे जापान और दक्षिण कोरिया का प्रवास करेंगे। सीएम साय जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे। इस दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों और कंपनियों से मिलेंगे। उनकी योजना है कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, बिजली उत्पादन क्षमता और कृषि आधारित उद्योगों के बारे में निवेशकों को जानकारी दी जाए। सीएम का कहना है कि छत्तीसगढ़ में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसी को लेकर हम प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर बाहर के उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं ताकि उन्हें छत्तीसगढ़ में आने का आमंत्रण दे सके। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फ्रूट प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। एक तरफ साय सरकार छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से पर्यटन बता रही है। कांग्रेस ने साय सरकार के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए पूरा एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग की है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव उन तमाम अधिकारियों के साथ जा रहे हैं, तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपके इस दौरे से हमको क्या हासिल होने वाला है।
उनके दौरे के बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। बहरहाल बतौर मुख्यमंत्री ये विष्णुदेव साय का पहला विदेश दौरा है। वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो केवल राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक विकास और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी पर भी ध्यान देता हो। उम्मीद है कि सीएम का ये कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की साख को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगा। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और हर स्कूल को शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया है, जिसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कैसे बदल रही है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्लास में पढ़ाई कर रहे ये बच्चे दंतेवाड़ा के कुआकोंडा ब्लॉक के गढ़मिरी माध्यमिक स्कूल के हैं। इनके चेहरे अब खिले हुए हैं। कभी शिक्षक के अभाव में इनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन युक्तियुक्तकरण लागू होने के बाद स्कूल में अब पर्याप्त टीचर हैं, जिससे इनकी पढ़ाई अच्छे से होने लगी है। कौन कौन से विषय की पढ़ाई होती है? इंग्लिश, गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, हिंदी। यहाँ पर पहले अच्छी पढ़ाई होती थी या अब अच्छी पढ़ाई होती है? अब अच्छा पढ़ाई होती। पहले यहाँ पर शिक्षक लोग कम थे क्या? पहले टीचर लोग कम थे? जी। युक्तियुक्त होने से क्या है, जहाँ पर शिक्षक नहीं है और नहीं थे तो वहाँ पर उस शिक्षक विहीन वहाँ पर जो है शिक्षक उनको प्राप्त हो गया, जिसके कारण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूर आएगा। और ये अभी इस सत्र में और अच्छे से गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चों में एक रुचि पैदा होगी और एक सामाजिक वातावरण भी बनेगा और आगे चल करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार होगा। बात सुकमा की करें तो सुदूर नक्सल प्रभावित कोंटा के कई गांव जहां शिक्षक नहीं थे, अब शिक्षकों की नियुक्ति से यहां का माहौल भी बदल रहा है। यहां के बच्चों की पढ़ाई अब अच्छे से चल रही है। युक्तियुक्तकरण लागू होने के बाद सीएम ने इसे छात्रों के हित में बताया था, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जो 29 स्कूल है उसमें शिक्षा दूत के माध्यम से चलाया जा रहा था। अभी हमको स्थायी रूप से रेगुलर टीचर पूरे 29 स्कूलों में मिल चुके हैं और वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ झोपड़ियों में संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन सभी जितने भी स्कूल्स हैं उनका भवन स्वीकृति मिल चुका है और निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। आने वाले शिक्षा सत्र में पूरे जितने भी स्कूल हैं हमारे रियादी क्षेत्र के स्कूल, सभी के लिए सभी स्कूल भवनों में संचालित होगा। छत्तीसगढ़ में 212 शिक्षक विहीन स्कूलों को मिले शिक्षक। एक शिक्षक 6,872 स्कूल में 80% स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ी। शून्य छात्र संख्या वाले 211 स्कूल का समायोजन हुआ। गांव के 10 बच्चों से कम संख्या वाले 133 स्कूल मर्ज किए गए। 1 किलोमीटर से कम दूरी के स्कूल में मर्ज किया गया। शहरी क्षेत्र के 33 स्कूल जिसमें 30 से कम छात्र थे, उन्हें भी मर्ज किया गया। 500 मीटर से कम दूरी के स्कूल में भी मर्ज किया गया। बहरहाल युक्तियुक्तकरण से सरकार की मंशा के अनुरूप परिणाम अब सामने आना शुरू हो गए हैं। प्रदेश के सभी छात्रों को शिक्षक मिल चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि अब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहेगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। गुजरात के कई जिले तेज बारिश और बाढ़ झेल रही हैं। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। सड़कें नदियां बन गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का अभियान लगातार जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में हालात गुजरात के। मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भयंकर जलभराव। जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी। ये तस्वीरें हैं गुजरात के नवसारी की। यहां तेज बारिश से हालात बिगड़ते नजर आए। सड़कों पर जगह जगह जलभराव, पानी में फंसे वाहन और ट्रैफिक के जाम के चलते रेंगती गाड़ियां। सड़कों पर गाड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे पानी में तैर रही हैं।
ये तस्वीरें पोरबंदर की हैं। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। ये मैदान है जिसमें मेला लगा करता है, लेकिन तस्वीरों में ये मैदान किसी नदी से कम नहीं लग रहा है। झूले, टेंट सब पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें भी पोरबंदर की हैं। सड़कें देखिए, मानो समंदर हो। आधे आधे डूबे वाहन पानी को चीरते हुए किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कई वाहन भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर का यही हाल है। अलग अलग इलाकों में इस बाढ़ के चलते कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। इसी क्रम में पोरबंदर में एनडीआरएफ ने 13 लोगों का रेस्क्यू किया। नाव के जरिए रस्सी बांधकर इन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। ये तस्वीरें अमरेली की हैं। यहाँ भी बाढ़ में 3-4 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूरत में सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी ही पानी जमा है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। गिर सोमनाथ की तस्वीरें देखिए। जल भराव से यहाँ हालात बेहद खराब हैं। सोमनाथ मंदिर का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। जूनागढ़ में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। लोगों के घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। कई लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की मदद से निकाला जा रहा है। जूनागढ़ में नदी का तटबंध टूट गया, कई घर तबाह हो गए। एक घर ढहने का लाइव वीडियो सामने आया है। पानी की ताकत आप देख सकते हैं। एक झटके में पूरा घर तबाह हो गया। पूरे जूनागढ़ में इसी तरह के हालात हैं। गलियां पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। घरों के आधे आधे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। लोगों का सारा सामान पानी में बर्बाद हो गया है। वलसाड में एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार पानी में डूब गई। कार में ड्राइवर समेत एक महिला और 2 बच्चे थे। ड्राइवर ने किसी तरह बाहर निकलकर खुद को बचा लिया, लेकिन महिला और 2 बच्चियां कार में फंसी रही। एनडीआरएफ ने जब कार को ढूंढा तो उसके अंदर से तीनों के शव बरामद हुए। देवभूमि द्वारका की तस्वीरें देखिए। ड्रोन से ली हुई तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि बाढ़ से कितने दूर दूर तक के इलाके प्रभावित हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। गुजरात के कई इलाके फिलहाल तेज बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत।